हाँ, पिछले संडे को हमने दो चैप्टर थे उसका रिवीजन हमने कर दिया था, 6 और 7। आपने घर पे जाके कितना क्या कर दिया वो आप जानो और आपका खुद आ जाने, ऊपर वाला देख रहा है और कुछ नहीं हो। तो अभी आपने देखा होगा कि लगातार फेसबुक वगैरह पे गार्गी पुरस्कार वगैरह जो प्रियदर्शनी अवार्ड इनके लेते हुए देखो, आज के अखबार में खबर थी इस बार का प्रियदर्शनी अवार्ड भी सराहना पे। मतलब कि प्रियदर्शनी अवार्ड का मतलब ही क्या होता है, 1 लाख रुपया सीधा मिलता है कैश, मतलब चेक आपके खाते में। लड़कियों के लड़के तो 99 बना दे तो भी बेटा तुम तो निठल्ले जाओगे, तुम्हें कुछ मिलने वाला है नहीं और तुम समानता की बात करते हो। छोड़ो, या तो तुम सीट बदल के खुश हो जाओ, बाकी प्रियदर्शनी अवार्ड तो तुम्हें नहीं मिलेगा। मतलब कि लड़कियां इस बार के जो प्रियदर्शनी अवार्ड है वो सराहना के नाम पे गया, पहले भी गया था। और जो 1 लाख रुपया मिलता है वो जब तक पढ़ोगे तब तक मिलेगा, पर ईयर आपके खाते में सीधा। यदि आप ट्रेनिंग वगैरह करो, एसटीसी बीएड वगैरह करोगे फिर नहीं मिलेगा। कोई प्रशिक्षण यदि कोर्स करोगे तो नहीं मिलेगा। एकेडमिक कोर्स करोगे, कोई ये सोच ले गया मुझे तो आईएएस ही बनना है और वो 2 साल 11वीं 12वीं पढ़े, फिर 3 साल बीए या बीएससी करे, 5 साल, फिर वो लगे कि 2-3 साल कोचिंग करे ढंग से आईएएस की, 8 साल, तो आपके खाते में 8 लाख रुपए आएंगे जब तक पढ़ते रहोगे। से पर ये कि इसके लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। 8 लाख कमाने के लिए हमारे माँ बाप को पूरी जिंदगी लगा देनी पड़ती है, तो भी 8 लाख इकट्ठे नहीं कर सकते, तो भी हम 8 लाख इकट्ठे नहीं कर सकते। कहने का मतलब मेरा ये है, और आपको ये लगता है कि आपको 8 लाख 7-8 लाख रुपये आपकी झोली में सीधे यूं ही आ जाए, यूं कुछ नहीं आता है, पढ़ना पड़ता है। प्रियदर्शनी अवार्ड का मतलब ही होता है लड़कियों के लिए अपने वर्ग में, उदयपुर जिले में, अपने जिले में टॉपर। यदि कोई एसटी है तो एसटी वर्ग में टॉपर, एससी है तो एससी वर्ग में टॉपर, कोई यदि ओबीसी है तो ओबीसी वर्ग में टॉपर, जनरल लड़की है तो जनरल वर्ग में टॉपर, अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक वर्ग में टॉपर। तो देखता दरवाजा खुला रहता धीरे नहीं आ सकते। कहने का मतलब ये है थोड़े पापड़ तो बेलने पड़ेंगे, थोड़े नहीं। मुझे लगता है कि इन 2 महीने में, यदि मुझे ये बताओ कि आप 2 महीने में बहुत, यदि कोई लड़की जिससे पढ़ने में बहुत अच्छी है, ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, पढ़ने में बहुत अच्छी है, 2 महीने में 60 दिन होते हैं और 60 मुझे लगता है कि 20 घंटे पढ़ ली, 1200 घंटे पढ़ ली, और 1200 घंटे यदि पढ़कर भाई जब टॉपर बन गई तो ये मानो कि 7-8 लाख तो उसको मिलेगा, इसकी स्कूटी मिलेगी, वो अलग, वो सब बाकी दूसरा सब मिलता रहेगा, ठीक है। मतलब कि ये सोचे कि 1000 घंटे पढ़कर यदि वो 7-8 लाख रुपए कमा सकती है, तो इसका मतलब सोचो कि आपसे ज्यादा अच्छी कमाई किसी ने की नहीं, फिर इसका मतलब तो यही हुआ। कहने का मेरा मतलब ये है कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, और खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। सबसे बकवास चीजों में से एक है खोने के लिए आपकी अपनी नींद, कोई काम की नहीं। दुनिया का सबसे अनक्रिएटिव वर्क है नींद का। मतलब ये होता है कि यू आर जस्ट डेड पर्सन, देन मरे हुए व्यक्ति, सबसे अनक्रिएटिव वर्क जब हम कुछ भी नहीं करते। और खोनी भी एक ऐसी चीज है आपको सबसे वाहियात चीज, पर नहीं, आप उसे नहीं खो सकते। जो दुनिया में सबसे वाहियात चीज हो सकती थी उसे अपना सबसे बड़ा यार बना दिया। नहीं, यही मेरा वैलेंटाइन है, आपकी नींद ही आपका वैलेंटाइन है। मतलब ये कि खोना कुछ चाहते नहीं। हाँ, ये कि देखिए आपके पास खोने के लिए 2 चीजें, आइदर आपका जो सुख चैन वो खो दो 2 महीने के लिए, आपकी नींद खो लो। मैं सबसे घटिया चीज खोने के लिए कह रहा हूं मैं आपको, या तो आप ये खो दोगे तो कुछ पालोगे, या दूसरी चीज खो दोगे आप अपना कैरियर, या तो कैरियर खो दो या नींद को खो दो। दोनों में से किसी एक चीज को तो मिस करना पड़ेगा आपको। अब आप मिस किसे करते हैं वो अलग बात है, और इतिहास गवाह है, आज तक हम लोग इतने कंजर लोग हैं, हम लोग इतने वाहियात लोग हैं, हमने बहुत अच्छी चीजों के लिए, बहुत अच्छी चीजों के लिए, मतलब कि एक वाहियात चीज को खोकर हम बहुत अच्छी चीज प्राप्त कर सकते थे, कैरियर के मुकाम पर पहुंच सकते थे, पर नहीं, हम 70-100 साल की हमें जिंदगी मिलती है और हम लोग क्या करेंगे, सोना सोना और सोना।
यू कांट कॉम्प्रोमाइज विथ यूर, जिसे कहते हैं कि आप अपनी नींद के साथ समझौता, आप अपनी रिलैक्स के साथ समझौता, आप अपनी आराम के साथ समझौता, आप आपका जो सेफ जोन होता है उसके साथ समझौता, यू नेवर, आप नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि यू हैव अ टाइम एंड आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, इसलिए देख लेते हैं हम अपनी तरफ से। देखो मैं धीरे धीरे बहुत काफी बेहतर प्रयास करता रहूंगा और भी करूंगा मैं। देखो मेरी सबसे अच्छी चीजों में से कि मैं थकता नहीं हूं, और दूसरी सबसे बढ़िया चीज है जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूं, मुझे 3 या 4 घंटे से ज्यादा नींद आती नहीं। मुझे लगता है कि ये फालतू का काम है। एक स्वस्थ शरीर के लिए 4 घंटे नींद काफी होती, तो ये चाहिए मेरे लिए, बस उससे ज्यादा नींद आती नहीं है। तो मेरे पास काम करने का जो समय है जो बहुत बढ़ जाता है, मतलब 4 घंटे का मतलब यही होता है कि बाकी कितने बचे, 20 घंटे बचे, उसमें कुछ तो कुछ आप कर सकते हो, कुछ नहीं तो कुछ तो कर सकते हो। मतलब कुछ नहीं करो, खाली भी बैठ जाओ तो सोने से ज्यादा बढ़िया होगा मेरे हिसाब से, सोने से ज्यादा बढ़िया होगा। सोते हो तब आपका खून बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, आपकी हार्ट बीट कम हो जाती है, माइंड काम करना बंद हो जाता है, और पड़े हो मुंह फाड़ के पड़े हुए ऐसे लगे जैसे कि अभी भी कोई व्यक्ति मरा है, मरा नहीं तो मरने वाला है, ये लक्षण होते हैं उस समय के। आप देखना कभी किसी को कहना, अपने घर वालों कहना कि जब मैं सो रहा हूं या जब मैं सो रही हूं तब मेरे फोटो खींचता, और 1 महीने लगातार 30 फोटो खींचे, और आपको यदि बताया जाए, आप लड़के देखोगे तो लगेगा कि ये भूत कौन है, और लड़कियों को तो साक्षात चुड़ैल के दर्शन हो जाएंगे। मतलब हम नींद में इतने बुरे लगते हैं, वो तो फिल्मों में कि नींद में कितने क्यूट लग रहा है, ये फालतू की बात है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। नींद में सब मरे हुए लोग लगते हैं। तो सोचता हूं कि उस मरी हुई चीज को आप छोड़ने की थोड़ी हिम्मत दिखाओगे। चलिए अब है अपना टॉपिक है ये हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। देखिए सबसे सरल टॉपिक है, फिर भी नहीं आता है, सबसे 6 नंबर का टॉपिक है ये। कितने फिर भी मोस्ट ऑफ ये होता है कि बच्चे से नहीं करते, जबकि मेरी बताओ इस पूरी गणित में आपकी एक यही टॉपिक है जो पर्टिकुलर सिर्फ एक नियम पे ही चलता है, एक से दूसरा नियम नहीं आता है। बस फर्क इतना है कि गुणा भाग के तरीके बदल जाएंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। यदि आपसे गलती होती है कहीं पर इन सवालों में, इसका मतलब एक चीज तो आप श्योर कर लो, यदि इस प्रश्नवाली में या 6ठी 7वीं 8वीं में आपके नंबर नहीं आते तो इसका मतलब ये समझ लो कि आप घर जाके गर्मियों की छुट्टियों में गुणा भाग वापस सीख लेना, कुछ पहाड़े वगैरह याद कर लो वो भी याद कर लेना। मतलब ये प्रश्नवाली गलत है तब होती है जब आपको गुणा भाग नहीं आएगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए व्हाट इज द हाइट एंड डिस्टेंस, ये त्रिकोणमिति की एक विशेष शाखा है। इसमें ये होता है कि बहुत काफी दूर की चीजें उसकी ऊंचाई वगैरह मापनी है। जैसे सामने पहाड़ है, अब पहाड़ की ऊंचाई मापनी है तो फीता लेकर जाओगे, फीता लेके जाओगे तो पहाड़ की ऊंचाई नहीं नाप सकते, फीता लेके जाओगे तो भी पहाड़ की ऊंचाई नहीं, फीता लेके जाओगे तो तिरछा पकड़ोगे। जैसे बाइक में कोई पहाड़ है समझ लीजिए थोड़ी देर, ठीक है, ये पहाड़ है, आपको इस पहाड़ की ऊंचाई मापनी है। आप याद क्या करोगे कि यहाँ एक व्यक्ति खड़े, ये वाक्य मुड़े वाला यहाँ खड़ा रहे, या एक रस्सी पकड़ के रखेगा, दूसरा यहाँ से पकड़ के रखेगा, ये कुर्सी के ऊपर चढ़ गया है। इस दिस हाइट, ये ऊंचाई है, कैसे ये ऊंचाई नहीं। अब दूसरा है कि कोई यदि आप में से कोई कि मैं तो चूहे की तरह अंदर खोद के जाऊंगा, यहां से वापस यहाँ जाऊंगा रस्सी लेके, क्योंकि हाइट तो ये है पहाड़ की, हाइट पहाड़ की तो ऊंचाई है। मतलब ये कि यहां से रस्सी डाल के यहां तक ले जाओ तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इसकी ऊंचाई नाप सकते हो, पर ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसकी ऊंचाई मापनी हो भाई, क्या करनी हो आपको, इसकी ऊंचाई यदि मापनी हो तो वहां पर ये त्रिकोणमिति काम आती है। अर्थात कि ये वाली लंबाई को आप माप सकते हो, ये प्रैक्टिकली संभव है। यदि एक भुजा ये पता चल जाए तो ये भुजा भी हम पता कर सकते हैं, मतलब कि ये वाली ऊंचाई भी हम इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के दिन में हम जो पढ़ेंगे यही सब चीजें, इसमें तो मौलिक चीजें, चूंकि हम रिविजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको मैंने पहले पढ़ा दिया है और इसका एक एक सवाल मैंने पढ़ा दिया है। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो मैंने छोड़ा हो, लगभग सभी सवाल हमने पढ़े हैं, चाहे आपके और डिलीट भी हो गए। बाद में तो आपका ये कोरोना आ गया तो डिलीट भी हो गए, पर डिलीट होने से कुछ नहीं, अपन ने तो फिर भी पूरा ही पढ़ेंगे। अपन यहाँ पर देखिए 2-3 चीजें आपको ख्याल रखनी है, 2-3 शब्द आएंगे, उन शब्दों पे फोकस करना है क्योंकि वो बार बार आएंगे। और सबसे पहली बात है कि इस प्रश्नवाली में आपको एक चित्र बनाना आना चाहिए, चित्र कुछ करना ही नहीं है। पूरी किताब में इस पर पूरी प्रश्नावली उठा के देख लो, त्रिभुज के अलावा 3 भुजाओं के अलावा चौथी भुजा तो आती नहीं है इसमें कभी।
वो अलग बात है कि उसको तरीके से बनाना पड़ेगा। देखिए 2-3 चीजें इसमें समझ लीजिए। पहले एक शब्द आएगा उन्नयन कोण। क्या आएगा? उन्नयन कोण। एक जो दूसरा शब्द आएगा वो आएगा अवनमन कोण। इन दोनों को समझ लीजिए पहले, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अर्थात कि थोड़ी देर के लिए देखिए कि ये कोई प्रेषक है। प्रेषक का मतलब भाई शब्द हिंदी के शब्द है। ये कोई प्रेषक है मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति यदि या दूर किसी ये खंबे को देख रहा है, ये बिजली का खंबा है। अब हालांकि बिजली का खंबा एक लाइन जैसा नहीं होता है, पर हम गणित में तो मान लेते हैं कि बिजली का खंबा है और पृथ्वीराज की पतंग यहां पर अटकती है, ठीक है। वो अलग बात है कि उसकी पतंग अटकती है, वो तो सिर्फ ढील देता है, ठीक है। ये इसकी पतंग यहां पर अटकती है। अब ये जो व्यक्ति है, आप में से कोई भी हो सकता है, वो क्या करेगा? इस पतंग को देखने के लिए अपनी निगाह को ऊपर उठाएगा। जिसे इस पतंग को देख रहा है, जिसे पतंग सामने है, तो आप व्यू करके देखोगे नहीं, वो तो आपको सामने देखना पड़ेगा। तो ये जो रेखा है वो उसे कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का मतलब जिस चीज को देखने के लिए आपकी नजर उठती है या नजर आपकी गिर रही है, दो कंडीशन हो सकती है। पहाड़ के ऊपर से तालाब को देखोगे, किसी झील को देखोगे, तो वहां आपको नजर नीचे भी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये है दृष्टि रेखा। एक तो ये व्यक्ति जो प्रेषक है वो इस पतंग को देख रहा है, और यदि वो उसी समय यदि सामने भी देखे, इधर भी देखेगा, इस रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे? तो इस दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। इसे हम थीटा कहते हैं, और इसे उन्नयन कोण इसलिए कहते हैं कि उत्तर प्लस नयन, अर्थात कि किसी वस्तु को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अपनी नजरों को ऊपर उठाना पड़ता है, इसलिए ये क्या होता है? उन्नयन कोण। ये काम कैसे करता है? क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, कोई सामने वस्तु है, आपकी आंख के पास एक डिग्री वाला एक लगाया जाता है, यूं करके जैसे लगाएंगे, कहां तक वस्तु ऊपर उठती है तो वहां तक कोण जाएगा, और आपकी निगाह कहां सामने देख रही है वो लाइन होगी, उसके बीच में कोण का मेजरमेंट करते हैं। फिर किसी भी वस्तु की ऊंचाई वगैरह हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी, जो क्षैतिज रेखा है इसको हम क्या कहते हैं? आधार। और ये क्या बन रहा है? ये त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? और त्रिभुज में से भी कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण। अब कोई समकोण इसलिए बन रहा है कोई खंबा यू 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होगा। आप कहोगे हमारे यहाँ तो खंबे यू भी खड़े रहते हैं, हम अपने गांव की बात नहीं करते, वहां खंबे किसी भी रूप में खड़े रह सकते हैं। इसकी जगह बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग वैसे ही खड़ी रहेगी, मीनार होगी तो वैसे ही खड़ी रहेगी, पीसा की मीनार नहीं होगी, खड़ी तो सीधी रहेगी। अर्थात कि हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसका मतलब कौन सा कोण हुआ? समकोण। पहली चीज अपने ध्यान में रखना, ये थीटा कौन सा कोण है? उन्नयन कोण। अब परिस्थिति दूसरी, जैसे अवनमन कोण, ठीक है ना। ये मान लीजिए ये घर की आपकी बालकनी है, और यहां बैठे बैठे आप चाय पी रहे हो, ठीक है ना। आप बैठे बैठे चाय पी रहे हो, तो क्या घर वाले समझते कि बच्चा बोर्ड एग्जाम दे रहा है, बहुत थका हुआ है, उसको चाय पिलाओ, ये करो। आजकल तुम्हारी थोड़े समय बाद देख रहा है कि तुम थोड़ा पढ़ना शुरू कर दोगे, आपके माँ बाप बिल्कुल आपको यूं हथेली पे रखेंगे। पढ़ने वाले बच्चे को कभी कोई माँ बाप ये उतना अच्छा रखेगा, हालांकि उन्हें पता है कि तुम कुछ खास दे नहीं रहे हो। खाना पीना तो कई लोगों के तो बिल्कुल अभी होता है कि बिल्कुल पास में ले जाके ये लो खाना खाओ, ये चाय पियो, 2 टाइम की चाय, सब आपको मिल जाता है। वो अलग बात है कि आप उसका उतना वो नहीं दे पाते हो। ये कोई व्यक्ति है, ये जैसे समझ लीजिए कि मेन रोड है, ये क्या है? मेन रोड है, और ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये पृथ्वीराज की एम्बेसडर कार है, ठीक है, ये कार है, ठीक है। अब यहां से ये व्यक्ति इसको देखेगा तो कैसे देखेगा? ऊपर। अच्छा, इतनी अक्कल है, नीचे देखेगा। क्या देखेगा? अर्थात कि वो इस कार को देखने के लिए उसको अपनी निगाह क्या करनी पड़ेगी? नीचे झुकानी पड़ेगी, अपनी निगाह को नीचे झुकाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक तो यहां से देख रहा है, ये कौन सी रेखा है?
ये दृष्टि रेखा। यदि यही व्यक्ति उसी समय सामने देखे तो कहां देखेगा? ये इधर देखेगा। यदि जब इसी समय ये व्यक्ति निगाह झुका रहा है, यदि सामने देखने के लिए कहे तो ये रेखा। हाँ, आराम से आराम से। हाँ, ये जो दूसरी रेखा है सामने वो ये देखेगा, अर्थात ये दृष्टि रेखा। और ये इसके लिए कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा। हाँ, ये दृष्टि रेखा और ये क्या है? क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, यहां कोण यहां पर बन रहा है और ये कोण हमारे लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि ये हवा में बन रहा है। कहां बन रहा है? हवा में। पर आप ध्यान से देखें कि सड़क है, ये वाली लाइन और ये दोनों समांतर रेखा है। क्या है? समांतर रेखा। सीधी बात है, इसकी पैरेलल है ये, अर्थात यहां थीटा कोण बन रहा है। यहाँ ये अवनमन कोण क्यों है? क्योंकि यहां व्यक्ति को इस कार को देखने के लिए अपनी नजरों को झुकाना पड़ा, अर्थात कि इस दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, ये कोण कौन सा होगा? आपका अवनमन कोण। पर यहां ये कोण आपके काम का नहीं, क्योंकि आपको जो थीटा चाहिए वो किस में चाहिए? त्रिभुज में। पर हमें ये भी पता है कि गणित का एक मौलिक रूल जानते हैं कि दोनों रेखा, ये रेखा दृष्टि रेखा, क्योंकि आपकी जो नजर है, ये जो नजर वो भी सीधी जाती है। वो क्या होती है? सीधी जाती है। यदि सीधी नहीं जाती तो ऊंची दीवार है, दीवार के उस पार कूद के नजर जाती, उधर देख सकते थे। ऐसा होता है? दीवार के उस पार वाला नहीं दिखता है। किसी की निगाह यदि यूं जाती तो यूं जाती, निगाह जाती, उधर व्यक्ति क्या देख लेता। ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब नजर स्ट्रेट जाती है। तो ये भी सीधी रेखा और ये भी सीधी रेखा, इसका मतलब दोनों क्या हो गए? समांतर। एक तुम धोती तो बेटा पिकनिक पर आओ। हाँ, ये क्या है? समांतर रेखा है। यहां थीटा कोण बन रहा है तो यहां पर भी क्या बनेगा? क्योंकि आपको नियम पता है कि दो समांतर रेखा है, ये दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, इसे क्रॉस रेखा काटती है। तो इधर और इधर बनने वाला कोण हमेशा क्या होता है? समांतर, समान होता है। और इस कोण को क्या कहते हैं? छोटी कक्षाओं पढ़ा होगा तो एकांतर कोण। क्या कहते हैं? तो जब भी कोई चित्र आए तो आपको इस मौलिक चीज का ध्यान रखना है। ये वाला कोण यहां पर आ जाएगा, थीटा। यहां पर भी देखो क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अर्थात कि बनाना तो आपको समकोण त्रिभुज ही है, इसके अलावा चौथा चित्र आपके आएगा ही नहीं। इसके अलावा दो तीन चीजें आपको और काम रखनी है, ध्यान रखना है। मैंने आपको ये बताया था कि अपनी सिंपल तरीके से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, याद आया कुछ? लाल कक्का। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख रहा हूं। एल का मतलब लंब, ए का मतलब के का मतलब कर्ण। ठीक है। अब यहां पर जैसे ये त्रिकोणमिति, इसके जो अनुपात है वो आपको क्या करने हैं? याद रखने से वित्ता करना है। और फिर जो हमने पिछली बार जो साइनी बनाई थी, मैंने सिखाई थी, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कॉस का टेन का। आपको सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि ये सारणी आपको क्या करनी है? याद रखने की जरूरत नहीं है। लाल कक्का, इसमें याद करने का कौन सा नासा या इसरो का साइंस है? कौन सा कंप्यूटर साइंस है? यदि कोई कहे कि मैंने तो याद कर दिया, कोई दवाई नहीं करी, ये एलकेजी का बच्चा भी याद कर सकता है। लाल कक्का मतलब साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन कॉस टेन, कॉस का मान आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का, कॉट थीटा का, सेक थीटा का, कोसेक थीटा का। इतनी बात आपको आनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता चाहिए जैसे लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। अब कोई लोगों को ये भी पता नहीं होता है। मैं सबसे लो लेवल पे जाके इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं हाई लेवल का जाके मैं अभी नहीं तो मैं रॉकेट बनाना सिखा दूंगा आपको और सीधे आप लोग मंगल ग्रह पे चले जाएंगे। मैं वो नहीं चाहता हूं। हमें इतना बड़ा वैज्ञानिक इतना जल्दी नहीं बनना है। देखिए यहां पर जैसे कि इसको भी देख लीजिए, ये कौन सा त्रिभुज है? अब कोई ऐसे बनाया, कोई कहे कि ये भी समकोण त्रिभुज है, कोई अंतर नहीं। जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात
किसी भी त्रिभुज में, जैसे त्रिभुज एबीसी है, इसमें कर्ण कौन सा होता है? आप इशारा करो भाई, सीधी बात है कि जो समकोण के सामने होता है वो कर्ण होता है। समकोण कौन सा? इसके सामने क्या है? ये छोटी छोटी चीजें सवाल में वेरिएशन पैदा कर लेती, क्योंकि जब चित्र बनाओगे ना आपको पता नहीं चलता है। तो इसके जस्ट सामने भुजा ये कौन सी सबसे लंबी भुजा? कर्ण। थीटा जहां पर स्थित है, थीटा जैसे यहां पर स्थित है, तो ये क्या है? आधार। और थीटा के सामने जो है, बस मौलिक 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें। आपको एक तो ये आना चाहिए, कितनी कठिन चीजें ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज आपको आना चाहिए कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, जो अभी मैंने चित्र बना के समझा दिया। बाप रे बाप, वो भी कितना कठिन है। तीसरी चीज आपको ये लाल और कक्का, ये आपको आ गया तो आप चांद तक पहुंच सकते हो। इतनी बड़ी चीजें, 3 चीजें आपको याद रखनी है। और चौथी चीजें वो सारणी जो मैंने आपको सिखाई थी, ये 4 चीजें। और मेरे हिसाब से 4 चीजों के बारे में भी आधा घंटा भी मेहनत कर दिया जाए तो एचकेजी का बच्चा भी इसे कर सकता है। और आप तो ओवरऑल 10वीं के बच्चे हो, काफी जीनियस बच्चे हो। अब वो कितने जीनियस है तो मैं जानता हूं, तो मेरे हिसाब से वो भी सही। तो अब हम इसके बाद उन सवालों को लेंगे कि जो सूचनाएं मैंने आपको दी है, उन सभी सूचनाओं को किस प्रकार से हम इन सवालों के माध्यम से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। हाँ, बहुत सिंपल सवाल लिया है, और इस सिंपल सवाल में भी हाँ, इसमें भी वापस कई भाई लोग ऐसे इसका भी चित्र नहीं बना सकते। देखो, मैंने पहले कहा था कि किसी भी सवाल में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि चित्र बनाना आ जाना चाहिए। इससे सवाल कह रहा है, देखिए 50 मीटर ऊंचे पुल से, 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। एक जैसे कि भाई कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचा पुल, ये पुल कितना ऊंचा है? 50 मीटर। इसका नाम दे दिया ए और बी। 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मतलब पुल की ऊंचाई है तो नाव का होगी, नाव यहां पर आ दू, नाव तो हवा में हो नहीं सकती। ये पुल की ऊंचाई है तो इसका मतलब पुल का आधार तो ये हुआ, पुल तो जमीन पे टिका रहता है। तो नाव होगी या तो इधर होगी या इधर होगी, 2 ही कंडीशन है। तो जैसे कि मैं इधर बना देता था, ये है और ये बी। नाव की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। अब कोई नाव है, जैसे कि नाव यहां पर है, ठीक है ना। दीपक समझ लो, तुम इसे कहोगे दीपक। यहां से इस नाव का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। अवनमन कोण है मतलब कि यहां से बन रहा है। ये कौन सी रेखा है? दृष्टि रेखा है। वो सामने देखा तो क्या दिखेगा? इसकी जो ये इसकी दृष्टि रेखा, और ये कौन सी रेखा है इसकी? क्षैतिज रेखा। अवनमन कोण कहां बनेगा? यहां पर ये अवनमन कोण हमारे काम का नहीं। यहां से एक लाइन खींच दो, तो ये थीटा है, तो यहां पर भी कितना होगा? थीटा। अर्थात कि ये अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। ये कितने डिग्री है यहाँ पर? ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितने डिग्री होगा? अब ये चित्र जिसने बना दिया, फिर काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब आगे क्या पूछा है? नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। पुल ये रहा, नाव ये रही, ए बी और सी। अर्थात कि आपको क्या ज्ञात करना है? ये बीसी ज्ञात करना है। देखिए, इसे ज्ञात करने के 2 तरीके, इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स रूल्स नहीं है। अब यहां पर आपके सामने जो ज्ञात है, क्या ज्ञात है? एबी। ये एबी आपको पता है, ये क्या है? लंब है। तो आप ये जैसे कि एबी जो पहले लिखिए, जो ज्ञात है उसे लिख दीजिए एबी। ज्ञात क्या करना है? बीसी। ये बीसी, क्योंकि एबी क्या है आपके? लंब। यहां लिख दिया हमने लंब। जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? बीसी। जो आधार है वो लिख दिया हमने यहां नीचे, लंब बटा आधार। अब लंब बटा आधार है, तो लंब बटा आधार किस पे आता है?
टेन थीटा में तो यहाँ क्या लिखिए टेन थीटा। पहले ये हमने किया, इसमें क्या करेंगे कि जिसका मान पहले से दे रखा हो, तीन भुजाओं में से किसी एक भुजा का मान दे रखा होगा तो उस भुजा का मान ऊपर रख दीजिए, और जिस भुजा का ज्ञात करना हो वो वाली भुजा नीचे लिख दीजिए। फिर देखिए कि जो इस भुजा का मान दे रखा हो वो लंब पे कर्ण आधार में क्या है वो लिख दीजिए, और जिसका ज्ञात करना है वो भुजा कौन सी है वो लिख दीजिए। तो मैंने जिसका मान दे रखा है वो लंब है, जिसका ज्ञात करना है वो आधार है, तो मैंने क्या लिखा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किस पे आता है टेन थीटा में। लंब बटा आधार की जगह यदि कोई आधार बटा लंब करता तो भी सवाल सही होता। यदि कोई यूं नहीं करके उल्टा चले, लंब बटा आधार की जगह यदि कोई इसकी जगह लिख देता आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब लिखता तो उसे क्या लिखना पड़ता है यहाँ पर टेन थीटा की जगह कॉट थीटा, तो भी सवाल उसका क्या होता सही होता। अब देखिए टेन थीटा का मान कितना है 33, ए बी का मान कितना है 50, बीसी की जगह बीसी, 33 का मान कितना है हाँ 1/√3, 15/BC। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बीसी का गुणा 1 से किया तो बीसी 50√3। ये जब भी इस प्रकार से मान आए 100, जिससे कि भाई इसकी दूरी पूछ रहे हैं तो 100 में नहीं, आपको पूर्ण संख्या में आपको लिखनी होगी। यहाँ पर आपके पास दो ही चीजें आएगी बार बार, या तो √3 या √2, उसके बाद संख्याएं खत्म हो जाती है त्रिकोणमिति में। √3 का मान कितना होता है 1.732, √2 का 1.41, ये याद रखना है। अब यहाँ पर जैसे √3 का मान कितना है 1.732, तो BC बराबर 50 इंटू 1.732, ठीक है ना। भले पॉइंट हटा के कुछ लगाओ नहीं लगाओ, मैं इसका सीधा तरीका बता देता हूं आपको, ठीक है। यानी आपका मन नहीं माने लगा दो, 0 से 0 क्या हो गया कट गया, 20 से इसका गुणा करो कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 5 दूनी 10, 5 के 15 16 7 5 35 36 8 ये आ गया। अब कौन कितना है 100, 0 से 0 कट गया, एक 0 के बाद ये 0 हटा के पॉइंट लगा दो कितना आ गया 86.6 मीटर। अर्थात कि यहां से इसकी लंबाई कितनी हो गई, दूरी कितनी हो गई 86.6 मीटर। ये सबसे सरल सवाल था। एक अगला सवाल मैं आपको देता हूं, फिर एक कठिन सवाल मैं देता हूं, ठीक है ना। हाँ, आपकी सेवा में बड़ा प्यारा सा सवाल हाजिर है, कुछ नहीं। मैंने कहा आपको सिर्फ एक सवाल समझ में आना चाहिए, दूसरे स्वतः हो जाएंगे। दूसरे स्वतः नहीं हो रहे तो इसका मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं। ये भी उतनी बात है, यदि आपने बार बार इन सवालों की प्रैक्टिस की होती तो मेरी दृष्टि में कहीं पर भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको नहीं आए। सवाल क्या कह रहा है देखिए, 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक टापू है। पहले सवाल को पूरा पढ़ रहा हूं, समझ रहा इससे। इस टापू पर एक वृक्ष है और नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P एवं Q इस प्रकार स्थित है कि PQ और वृक्ष एक रेखा में स्थित है। यदि P एवं Q से चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है तो वृक्ष की ऊंचाई क्या हो। अब आप उलझ गए, और यार, और जैसे ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आओ, और यार हो गया, मामला खत्म हो गया, फिर वो सवाल आपसे नहीं होगा, ये 6 नंबर सीधे उड़ जाएंगे। पर इतना सवाल मतलब कि 6 नंबर उड़े हुए से सवाल है नहीं देखा जाए तो, और फिर भी आपके नंबर यदि उड़ जाते तो आओ बात में तुम जान चित्र कैसा सवाल क्या कह रहा है देखिए, एक एक लाइन बोलो। 100 मीटर चौड़ी तो कह रहा है, सिर्फ सवाल मैं चित्र वैसे बनाऊंगा, देखिए ध्यान से देखिए क्या बना रहा हूं। इस नदी की चौड़ाई कितनी है, जिसे बांट रहे नदी की चौड़ाई बनानी है, तो चौड़ाई नदी की चौड़ाई यूं तो बनाओगे नहीं। अब नदी यूं स्टेप तो खड़ी रहती नहीं, उसकी चौड़ाई गंगा नदी को यूं बहते हुए देखा नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये ए और बी ये नदी की क्या है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी होगी 100 मीटर। तो मैंने क्या कर दी 100 मीटर इसकी चौड़ाई बना, कोई ज्यादा नहीं कि एक लाइन ही खींची, मामूली साइकिल। आगे क्या करा है कि इस टापू पर एक वृक्ष है, इस टापू पर क्या है एक वृक्ष है। अब जैसे कि नदी के बीच में लाइन मान लो ये टापू है, क्या ये टापू, इस टापू पे क्या बना हुआ है, ये मान लो कि
टापू में क्या बना हुआ है? ये नदी में टापू होते नहीं होते, और उस पर वृक्ष भी हो सकते हैं। ये कोई बड़ी अचंभे वाली बात थी, मैं ताजमहल नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना। ये नदी है, नदी के बीच में टापू है, टापू के ऊपर वृक्ष है, सिंपल सी बात। अब ये क्या कह रहा है कि नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P एवं Q इस प्रकार स्थित है। इसे P और Q नाम दिया है, तो मैंने ये P लिख देता हूं, यहां पर Q। P और Q इस प्रकार स्थित है कि P और Q और वृक्ष एक रेखा में स्थित है, अर्थात कि P, Q और वृक्ष तीनों एक ही रेखा में स्थित है। क्लियर? यदि P एवं Q से चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, अर्थात कि यहां से इस वृक्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, मुझे अपन को उसमें स्ट्रेट मानना पड़ेगा, ठीक है। ये मान लीजिए क्या आपका ये वृक्ष है। अब वृक्ष ऐसा नहीं होता है, पर आप सुविधा की दृष्टि से त्रिभुज भी तो बनाना है। हाँ, 100 यहां से इस P से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, और Q से कितना बन रहा है। देखो, मैंने थोड़ी एक्टल रखी चित्र बनाते समय। मैं इस बिंदु को चाहता तो बीच में रख सकता हूं, जैसे कि आप रखते हो। जैसे मैं यहां रखता ये कोण दोनों बराबर हो जाते हैं, जबकि यहाँ 30 का कोण बनाना है 45 का, तो 45 का कोण 30 से थोड़ा बड़ा तो दिखना चाहिए ना। इसलिए इस बिंदु को यहाँ नहीं खिसका के मैंने थोड़ा इधर कर दिया, बीच में रख इधर रख दिया, तो ये 45 का कोण बन गया। ये कितने का बन गया, 30 का। इससे चित्र में चल सकता है ये। अब आगे क्या बोल रहा है कि इस वृक्ष की ऊंचाई क्या है, इस वृक्ष की ऊंचाई। इस सवाल में कॉम्प्लिकेशन क्या है ये देख लीजिए, उसे समझना पहले आप। सवाल में जटिलता क्या है, सवाल को हल नहीं करना है, ये समझो कि सवाल में जो प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, जिस वजह से ये नहीं होगा, वो वजह यदि आप पता कर लो तो फिर किसी भी सवाल में ऐसा नहीं होगा कि आप सवाल में अटकोगे, क्योंकि आप जहां अटक सकते हो वो वजह आपको पता होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। ये वृक्ष है, मान लीजिए क्या है, मैं वृक्ष ऊंचाई यहां से ये मान रहा हूं, उसको नहीं मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। ये वृक्ष है, इसकी क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब मैंने पहले भी कहा था कि यहां पर कितने त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये बना, दूसरा त्रिभुज ये, और मैंने आपको ये भी कहा था कि इस प्रश्नावली में कोई एक भुजा दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी, एक भुजा दे रखी होगी। यहां बताओ इसमें कौन सी भुजा दे रखी है, किस त्रिभुज की भुजा दे रखी है। आपके लिए एक त्रिभुज ये, इसकी 3 भुजाएं, एक कर्ण, आधा, लंब, इन तीनों में से कोई भुजा दे रखी है, कौन सी दे रखी है, तुमको अगर 100 दे रखी है, नालायक ये तो पूरी है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक भुजा ये, इसके नाम है तो PQ की है, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये और तीसरी भुजा ये, इन तीनों में से कोई भुजा दे रखी है। चाबी किसी पड़ी, हाँ, एक, दो, तीनों भुजाओं में से कोई भुजा नहीं दे रखी है। इसमें देखिए ये भुजा ये, इसमें कोई भुजा दे रखी है, इस त्रिभुज में भी कोई भुजा नहीं दे रखी है। आपको जो बड़ा रूपाला 100 दिख रहा है वो ये पूरी लंबाई है। अब इस पे कॉम्प्लिकेशन क्या है आप समझो। इसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये आ गया कि इसमें कोई भुजा ही नहीं दे रखी है। ये जो 100 दे रखी है तो संपूर्ण यहां से P से Q के बीच की दूरी है, और अपना रूल्स क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है तो बाकी दो आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, पर इसमें वो नहीं दे रखी है। ये जटिलता हर सवाल में आएगी आगे, उससे आपको कैसे निकलना है, इस चीज का ख्याल रखना है। जब भी ऐसा आ जाए तो जैसे ये पूरी 100 मीटर है, माना वृक्ष से P की दूरी x हो, अर्थात ये वृक्ष S से P की दूरी कितनी है, ये बात तो समझ में आ गई। ये तो हम कर सकते हैं, बताओ ये x आ गया तो अब ये कितनी आ गई। देखो ये पूरी 100 है, 100 में से x निकाल तो क्या आ जाएगा, aq, तो ये कितना आ गया 100 माइनस x, अर्थात कि नीचे की जो त्रिभुज है दोनों,
दोनों की दूरी आ गई, दूरियां कुछ आई नहीं है, माना है हमने। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो अपने कानों को मेरे कुत्ते टाइसन की तरह खड़े कर दो, मतलब कि थोड़े सचेत हो जाओ। सिर्फ ये करना है आपको इसमें कि जो दो चित्र दे रखे हैं, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो दो त्रिभुज होंगे। जब दो त्रिभुज होंगे तो उसमें एक चीज ढूंढने की कोशिश कीजिए, दोनों त्रिभुजों में कॉमन क्या है। सवाल कोई भी हो, इसके बाद भी अगला सवाल बताऊंगा मैं आपको। आप सिर्फ ये ढूंढिए दोनों त्रिभुजों में कॉमन क्या है। ये वृत्त की ऊंचाई, यहां पर कॉमन क्या है, ये वृत्त की ऊंचाई मतलब ए बी इस त्रिभुज के लिए भी है और ए बी इस त्रिभुज के लिए भी है। ये पता चल गया आपको। तो इस कॉमन ऊंचाई को आपको क्या करना है, पकड़ लेना है। एक एक त्रिभुज लीजिए, जैसे त्रिभुज पी ए बी में, त्रिभुज पी ए बी में ये क्या है, जैसे कि ये क्या है, लंब। इसको लिख सकते हैं पी ए अपॉन ए बी, या इसको ए बी अपॉन पी ए। ये ए बी क्या है, बोलो, लंब। पी ए क्या है, लंब बटा आधार किस पे आता है, किस पे आता है, टेन थीटा में। थीटा का मान कितना है, यहाँ कितना है, थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। टेन 30 का मान कितना है, हाँ 1/√3। ए बी की जगह ए बी, पी ए की जगह कितना लिख सकते हैं, एक्स। ठीक है, ए बी बराबर ए बी का गुणा इससे, जैसे ए बी बराबर ए बी इंटू √3, एक्स का गुणा एक्स से किया तो एक्स। ए बी बराबर कितना आ गया, एक्स बट्टा √3। अर्थात कि यहाँ पर इस चित्र में, इस त्रिभुज में ए बी का मान कितना आ गया, एक्स बट्टा √3। अब इसी प्रकार लीजिए आप त्रिभुज बी ए क्यू। अब इस त्रिभुज को ले रहे, इस त्रिभुज में क्या है, ये बी है या ए बी, जिसे कहो क्या है, लंब। ये क्या है, ए क्यू, इसे यहां लिखेंगे लंब। ये क्या है, आधार, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किस पे आता है, टेन थीटा, या थीटा कितना है, 45 डिग्री। टेन 45 का मान कितना है, एक। तो एक, इसको 1/1 लिखेंगे ए बी की जगह। ए बी ए क्यू का मान कितना है, 100 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी का गुणा इससे किया तो ए बी बराबर इसका गुणा इससे किया तो 100 माइनस एक्स। ध्यान दीजिए, इस पे ए बी बराबर एक्स बटा √3 है, यहाँ ए बी बराबर कितना है, 100 माइनस एक्स। जबकि ए बी इस त्रिभुज में भी ए बी, इस पे दोनों में वृक्ष ही है। अर्थात कि यहाँ पर ए बी का मान और यहाँ पर ए बी का मान दोनों क्या होना चाहिए, समान। परिणाम 1 एवं 2 से। यहाँ ए बी का मान कितना है, एक्स बट्टा √3। यहाँ कितना है, यहाँ पर 100 माइनस एक्स बटा 1। एक्स का गुणा एक्स से करो, इसका गुणा इससे करो, इसका माइनस, चलो एक्स का गुणा इससे किया तो एक्स, इसका गुणा इससे कीजिए √3, 100 माइनस एक्स। इसे खोल दीजिए, एक्स बराबर √3 का गुणा इससे किया तो 100 √3 का गुणा इससे किया तो माइनस √3x। √3x को इधर ले आओ, x माइनस माइनस की जगह प्लस √3x बराबर 100√3। अब यहां पर देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन निकालो तो x का भाग x में दिया तो 1, x का भाग x में दिया तो √3 बराबर 100√3। अब यहां देखिए, मैं यहां से यहां कर रहा हूं, ये आ गया x 1 प्लस √3 बराबर 100√3। इसको लिखा जा सकता है x बराबर
100 बट्टा √3 अपॉन 1 प्लस √3। मतलब मामला फंसा नहीं फंसाएंगे, यहाँ आते आते लगभग आप अपने हथियार डालने लग जाओगे। तो यहां तक तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर 1 प्लस √3 आ गया, कितना आ गया 1 प्लस √3। इस पे आप एक देखिए, इसमें दो तरीके हैं आपके पास। ये जो 1 प्लस √3 है उसका उत्तर कितना है, हाँ इस पे मोस्ट ऑफ बच्चे तो यहां तक पहुंच जाएंगे, यहां तक तो कर लेंगे। पर इसके बाद सवाल देखिए, क्या x कोष्टक 1 प्लस √3 बराबर 100 √3, x का मान कितना आ गया 100 √3 अपॉन 1 प्लस √3। अब जब भी नीचे कोई ऐसी संख्या है, पहले हमने ऐसा किया हुआ है, 1 प्लस √3 आ सकता है, 1 माइनस √3 आ सकता है, 1 प्लस √2 आ सकता है, 1 माइनस √2 आ सकता है। इसका उल्टा √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, √2 प्लस 1, √2 माइनस 1। इसके अलावा चौथी संख्या तो आपके है ही नहीं इसमें। अब ये 1 प्लस √3 है, तो इसका ऊपर नीचे दोनों किससे गुणा कर दो, 1 माइनस √3 से, ऊपर वाला वैसे कैसे रहने दो। अपॉन ये प्लस से माइनस 1 का गुणा x से किया तो 1, प्लस माइनस माइनस, √3 का गुणा √3 से किया तो 3, हाँ इसमें हालांकि कोई गलती वाली बात नहीं। देखिए यहां जैसे x 1 प्लस √3 है, या इधर देखो इसे, इसको गलत भी कहा जा सकता है। हाँ ये जो 1 प्लस √3 है, इसको क्या लिखा जा सकता है, √3 प्लस 1 भी लिखा जा सकता है। तो यहां मैं लिखा हूं x बराबर 100 √3 अपॉन 1 प्लस √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस। बात देखिए, इसका परिमेयकरण कीजिए, √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, ऊपर वाली संख्या वैसे वैसे लिख दीजिए, अपॉन √3 का √3 से गुणा किया तो 3 प्लस माइनस 1, x बराबर 100 √3 कोष्टक √3 माइनस 1 अपॉन √3 में से क्या कितना रहा, 2 से इसे काट दो, कितनी बार 50 बार, x बराबर 50 √3, इसका देखो यहाँ कितना रहा 50 √3 का √3 से गुणा करो, 50 इंटू √3 का √3 से गुणा कितना आ गया 3 माइनस हाफ, नहीं वो भी सरल तरीके से या एबी करना कुछ नहीं, एबी अपॉन ए, जैसे मैंने यहाँ एबी आगे निकाल रहा था, वैसे नहीं निकाल के क्या निकाला है, जैसे एक्स का गुणा इससे किया था √3 x, ठीक है। फिर इसी प्रकार त्रिभुज दूसरा लो, त्रिभुज BAQ में, त्रिभुज BAQ में यहां पर ध्यान दीजिए आप, यहां पर BA अपॉन AQ, क्या BA, ये BA क्या है यहाँ पर, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसमें आता है, क्या 33 का कितना है 43 का मान आते रहे 1/1, BA का मान या जैसे AB की जगह AB अपॉन AQ का मान कितना है 100 माइनस x, यहां पर इसका गुणा x से कीजिए, AB का गुणा x से कीजिए, AB 100 माइनस x का गुणा x से कीजिए
100 माइनस x, x इधर ले आइए प्लस का x, 100 माइनस AB। यहां पर x का मान कितना है √3AB, या x का मान कितना गया 100 माइनस AB। इन दोनों की क्या कीजिए 1 एवं 2 के परिणाम से यहां पर x का मान कितना है √3AB, यहां पर कितना है 100 माइनस AB। इस AB को इधर ले आइए √3AB माइनस का AB करा के प्लस का AB बराबर कितना रहा। तो वो की वो कंडीशन आएगी, वो एक स्टेप आगे सवाल करना ही पड़ेगा। AB बराबर दोनों में कॉमन निकाल दीजिए, क्या रहा √3 प्लस 1 बराबर 100। AB बराबर 100 बटा √3 प्लस 1, इसका मान आ गया ये कितना आ गया 100 बटा √3 प्लस 1। AB बराबर 100, या वापस लिख रहा हूं √3 प्लस 1, तो किससे गुणा करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए AB बराबर 100 की जगह 100, या √3 माइनस 1, इसका गुणा इससे किया 3, इसका गुणा इससे किया माइनस 1। AB बराबर 100 √3 माइनस 1 अपॉन 2, 2 से क्या हो गया कर दिया। AB बराबर ये कितना 50 √3 का मान कितना है 1.732, माइनस क्या कर दिया हमने 1, उस पर घटाव ये 1.732 में से 1 घटाव कितना रहेगा। AB बराबर 50 इंटू 0.73, 2 पॉइंट हटा दो नीचे, 000 से 0 काट दो। AB बराबर कितना आ गया, अब इसका गुणा करो 5 दूनी 10, 5 3 15 16, 7 5 36 बटा 100। 1 0 से 1 0, 0 हटा दिया, पॉइंट लगा दिया। AB बराबर कितना आ गया 36.6 मीटर। तो ये पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई 36.6 मीटर। इज इट क्लियर। वो सवाल क्या है कि मैं उसको गलत वे में समझ रहा था, इसलिए वैसा हो गया। चलिए अब 1-2 सवाल आपसे कराऊंगा। हाँ देखिए, अब इस प्रश्नवाली में जो आपकी 8वीं प्रश्नवाली है उसमें बहुत सारे सवाल हैं। मैंने आपको पहले जो सवाल ही दिया, आप खुद करोगे तो पता चलेगा कि कौन सा नहीं आ रहा है। अभी जैसे कि आपके पास पूरा ये इंग्लिश का पूरा पीरियड है, उसमें मैं सवाल दे रहा हूँ, वो मुझे करके बताइए। मैं और आपको नहीं आएगा तो मैं बैठा रहूंगा, मुझसे चेक करा दीजिए, ठीक है।